गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को कवर अप करेंगे क्योंकि ये हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास है। तो एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर जो है उस टॉपिक को हम लोग आज कवर अप करेंगे। हमने जब समरी को पढ़ाई किया था तब हमने ऑलरेडी एक टॉपिक को पढ़ाई किया था कि एरियाज़ ऑफ कोल्ड वॉर बिकमिंग हॉट वॉर। ये कौन कौन से जगह है, कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर बन गया था, लेकिन एक्चुअल वॉर मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, वॉर हुआ था लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। सेवरल क्राइसिस ऑकर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत बहुत सारे संकट आए थे, बट दीज क्राइसिस एंड वर्ड्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। लेकिन उन क्राइसिस के वजह से, उन संकटों की वजह से, उन युद्ध के वजह से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं हुआ था। The two superpowers are involved in direct conflict in Korea, Berlin, Congo, Cuba and in many other areas or places। दोनों सुपर पावर्स जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। कहाँ पे? कोरिया पे, जहाँ पे हमने कोरियन वॉर पे पढ़ाई किया था। बर्लिन पे हुआ था। उसके बाद कॉन्गो वॉर जो है वहाँ पे हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वहाँ पे हुआ था। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे दोनों सुपर पावर्स जो है वो आमने सामने आ गए थे। कोरियन वॉर 1952 1953, बर्लिन वॉर जो है वो है 1958 टू 1962, कॉन्गो जो है वो है 1960 और क्यूबा 1962। और एक यहाँ पे है जो है हमने पढ़ाई किया था वियतनाम वॉर, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। By arenas, we refer to areas of crisis and wars that threatened to occur between the allied system, but these did not cross certain limits। ये जो एरेनास जो वर्ड है, यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया गया है एरेनास, एरेनास का मतलब है एरियाज़। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ाई किया है। एरियाज़ ऑफ क्राइसिस मतलब कहाँ पे ये संकट के बादल आए थे या फिर कहाँ पे ये वर्ड्स जो है हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो कहाँ पे हुआ था? कोरिया पे हुआ था, देन बर्लिन पे हुआ था, देन कॉन्गो पे हुआ था, देन क्यूबा पे हुआ था, देन वियतनाम पे हुआ था। तो ये सभी कंट्रीज़ जो है इनको बोला जाता है एरियाज़। ठीक है, यहाँ पे कोरिया जो है ये एक कंट्री है, बर्लिन एक शहर है, उसके बाद कॉन्गो जो है वो एक शहर है, क्यूबा जो है वो एक कंट्री है। तो ये सभी जगह पे क्या हुआ था, इन सभी जगह को बोला गया है एरेनास मतलब एरियाज़ ऑफ क्राइसिस। ये इन जगहों पे संकट आया था, वर्ड जो है वो हुआ था, लेकिन ये वर्ड इतना डरावना नहीं था क्योंकि इस वर्ड ने अपना जो लिमिट है इसको क्रॉस नहीं किया है। मतलब क्या है, दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक जो है वो नहीं किया है। डायरेक्ट जो वॉर होता है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ऐसा कुछ वॉर जो है वो नहीं हुआ था। मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन दिस एरेनास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बट ए न्यूक्लियर वॉर वॉज अवॉइडेड। बहुत सारे जाने, बहुत सारे लोग मारे गए थे इस इन वर्ड्स पे, कोरियन वॉर, बर्लिन वॉर, कॉन्गो वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में मारे नहीं गए थे, लेकिन स्पेशली वियतनाम वॉर, कॉन्गो वॉर, बर्लिन वॉर एंड कोरियन वॉर पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन न्यूक्लियर वॉर वाज अवॉइडेड। लेकिन न्यूक्लियर वॉर जो है, न्यूक्लियर मिसाइल से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, वो नहीं हुआ था। और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे कि ये जो जगह है, ये सभी जगह पे दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया है। सुपर पावर्स के जो अलायंसेस है उनमें से उन कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ लड़ाई किया है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा बड़ा सा एक अटैक जो है वो नहीं हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी में किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसी वजह से इसको कोल्ड वॉर ही बोला गया है। The non-aligned countries played an important role in reducing the Cold War conflicts and tensions। नॉन-अलाइंड कंट्रीज़ जो है, जो 5 नॉन-अलाइंड कंट्रीज़ है, उन नॉन-अलाइंड कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, काम किया है। कोल्ड वॉर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोल्ड वॉर को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए और टेंशन जो चल रहा था उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, played a very important role as the mediator in the Korean crisis। कोरियन क्राइसिस पे क्या हुआ था? कोरियन वॉर पे जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जब कोरियन वॉर हुआ था, जहाँ पे दोनों सुपर पावर्स इन्वॉल्व थे, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जवाहरलाल नेहरू ने उस वॉर को एज ए मेंबर ऑफ नाम उस वॉर को रोकने की ट्राई किया है। इन द कॉन्गो क्राइसिस, यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग
हैमर स्कॉल्ट, अच्छा जो भी है नाम, यूएन सेक्रेटरी जो है उन्होंने क्या किया है, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने एक मेडिएटरी रोल प्ले किया था, उन्होंने अपना जो काम जो है वो किया था। यूएन किसके लिए बना था? यूएन बना था पूरे वर्ल्ड पे पीस रखने के लिए। इसी वजह से यूएन के जो सेक्रेटरी है उन्होंने क्या किया था, दोनों सुपर पावर्स को रोकने का ट्राई किया था ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो या फिर न्यूक्लियर वॉर जो है वो ना हो। द सुपर पावर्स ऑल्सो रियलाइज्ड दैट वॉर माइट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। दोनों सुपर पावर्स ने ये भी रियलाइज़ किया है कि वॉर को अवॉइड करना है, एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करना है, ठीक है। दे देयरफॉर आर गाइडेड बाय द लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट। दोनों ने अपने आप को रोकने की ट्राई किया है। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे हथियार है, तुम्हारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, अभी तुम अपने आप को रोकोगे कैसे? इसी वजह से सुपर पावर्स ने क्या किया था, बहुत सारे ट्रीटीज साइन किया था। जैसे हमने पढ़ाई किया है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देन एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, उसके बाद एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी। इन ट्रीटीज़ को साइन किया था ताकि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन से, अपने जो आर्मामेंट से, अस्त्र जो है उसको रोके, ठीक है, उसको यूज़ करने से रोके, उसको रेस्ट्रेन करके रखना। रेस्ट्रेन करना मतलब रोकना। दे बिहेव विथ रेस्ट्रेंट एंड मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स। दोनों सुपर पावर्स ने ऐसे बिहेव किया है कि वो लोग अपने आप को रोकेंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एज अ रेस्पॉन्सिबल लिया है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है उसको ख़राब नहीं करेंगे। इंटरनेशनल जो अफेयर है कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन है उसको ख़राब नहीं करेंगे। Though the superpowers did not start any war, tensions and rivalries between them continued. दोनों सुपरपावर्स ने एक दूसरे के साथ कभी भी वॉर नहीं किया है, लेकिन टेंशन जो है और राइवलरी जो है, शत्रुता जो है वो चलता गया है। They were suspicious of each other and they felt that war might occur in spite of restraint. दोनों सुपरपावर क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर संदेह जो है वो करते थे। सस्पिशियस मतलब क्या है, संदेह करना, शक करते थे दोनों के ऊपर कि मैं अगर यूएसए को अटैक ना करूं तो शायद यूएसए मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। और इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स ने ये सोच लिया था कि अगर हम लोग रेस्ट्रेन करें भी, लेकिन एक टाइम आएगा तब हमें वॉर करना ही पड़ेगा, एक कंट्री, एक मतलब दोनों सुपर पावर को एक दूसरे के साथ, ठीक है। हैंस दे आर्म्ड देमसेल्स फुल्ली, इसीलिए उन्होंने अपने आप, मतलब दोनों सुपर पावर्स ने अपने पास बहुत सारे आर्मामेंट्स रखे हैं एंड रेडी फॉर ए वॉर, और दोनों सुपर पावर्स रेडी हो गए थे कि हमें वॉर करना है। द आर्म्स रेस बिटवीन देम वॉज कंटिन्यू। दोनों सुपर पावर्स के पास इतने सारे आर्मामेंट्स है, मतलब अस्त्र है, न्यूक्लियर वेपन से, कि दोनों के बीच जो रेस चल रहा था, ये किसका कितना वेपन से, किसके पास कितना आर्मामेंट्स है, ये जो रेस है ये रेस चलता गया है। The arms race between the superpowers did not, however, reach the extreme point. लेकिन ये जो आर्म्स रेस है, आर्मामेंट्स को लेके रेस नहीं, कि तेरे पास कितना आर्मामेंट्स है, मेरे पास कितना आर्मामेंट्स है, तेरे पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है, मेरे पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है, ये जो रेस है, ये रेस इतना मतलब बड़ा नहीं हुआ है कि ये अपना एक लिमिट क्रॉस जाए, लिमिट जो है, एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो क्रॉस कर जाए। मतलब क्या है, दोनों सुपर पावर्स ने ये भी रियलाइज़ किया है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे आर्मामेंट्स है लेकिन मुझे अटैक नहीं करना है, लेकिन फिर भी शक जो है, शक के वजह से वो सोच रहे थे कि शायद वॉर हो भी सकता है। बोथ फेल्ट दैट ए स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स मस्ट बी मेंटेन्ड थ्रू आर्म्स कंट्रोल। दोनों सुपर पावर्स ने ये तब रियलाइज़ किया है, ये फील किया है कि अभी हमें हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको स्टेबल करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए कि हम ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास नहीं रखेंगे। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है तो तुम ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स ने ये रियलाइज़ किया है कि हमें अभी आर्मामेंट्स जो है, अस्त्र जो है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा हमारे जो अलायंसेस है उनके साथ हम लोग शेयर नहीं करेंगे। Accordingly, since the 1960s, they signed important arms control agreements. इसी वजह से 1960s पे, 1960s मतलब क्या है, 1960 to 1970, 1960s का मतलब है 1960 to 1970। तो 1960 to 1970 पे इन दोनों कंट्रीज़ ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया है, आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, मतलब आर्मामेंट्स के, अस्त्र जो है उसको कंट्रोल करके रखने के लिए एक दूसरे के साथ दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, चुक्ति जो है वो साइन किया है। फर्स्ट वन इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LTBT, और इसका और एक नाम है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी,
पीटीबीटी ये साइन किया था 1963 पे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है हमने डिस्कस किया था। प्रोलिफरेशन का मतलब है नॉन शेयरिंग, दोनों सुपर पावर्स जो है अपने पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको अपने अलायंसेस के साथ क्या नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो एनपीटी जो है वो साइन किया था 1968 पे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो है वो साइन किया था 1972 पे, एंड सो ऑन, और बहुत सारे ट्रीटीज साइन किया था, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट 1 1972 एंड देन सॉल्ट 2 1979 पे सॉल्ट 2 साइन किया था। तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज जो है वो सुपर पावर्स ने साइन किया था, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स को ये फील आ रहा था, ये मतलब उन लोगों को पता चल रहा था कि अगर हम लोग हमारे पास ज़्यादा वेपन्स रहेंगे, ज़्यादा आर्मामेंट्स रहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से अगर हम क्या करते, दोनों सुपर पावर्स एग्रीमेंट के माध्यम से अगर अपने आर्मामेंट्स को, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल में रखते हैं, तो इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखो और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑन जो है यहाँ तक रखो, मार्क करके रखो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ाई किया है आज हमने पढ़ाई किया था कि एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर पे हमने देखा है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे दोनों सुपर पावर्स जो है वो आमने सामने आ गए थे और वॉर भी हुआ था, लेकिन वॉर जो है अपना लिमिट क्रॉस करके नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद वॉर जो है वो दोनों सुपर पावर्स ने नहीं किया था, अपने अलायंसेस ने किया था। सुपर पावर्स के जो अलायंसेस है उसने किया था। कहाँ पे हुआ था ये चीज़ें, कोरियन वॉर, बर्लिन वॉर, कॉन्गो वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और वियतनाम वॉर, ये सब के बारे में हमने जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जाना है कि एरेनास का मतलब है एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पे संकट जो है वो हुआ था, या फिर एरियाज जो जहाँ पे जो विवाद जो है दोनों सुपर पावर्स के बीच, सुपर पावर्स कहाँ पे आमने सामने आ गए थे, उन एरियाज़ के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा है कि दोनों सुपर पावर्स ने न्यूक्लियर वॉर जो है उसको अवॉइड किया है। नाम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सुपर पावर्स को रोकने में। जवाहरलाल नेहरू ने कोरियन वॉर को भी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दोनों सुपर पावर्स को समझाया था कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो कितना ख़राब हो सकता है। इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स ने डिसाइड किया था कि वो लोग क्या करेंगे, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रोक के रखेंगे, उसको रेस्ट्रेन करके रखेंगे। रेस्ट्रेन मतलब वो ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे भी नहीं और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट भी नहीं करेंगे और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ भी नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स को रेस्ट्रेन करके रखेंगे, मतलब एक लिमिट में रखेंगे। ठीक है, इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया था, बहुत सारे ट्रीटी साइन किया था एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स को शक हो रहा था कि वो लोग इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के पास है, अगर एक देश मेरे ऊपर अटैक कर सकता है तो मैं भी उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सुपर पावर्स जो है वो अपने आप मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे। इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया था, बहुत सारे ट्रीटीज साइन किया था, एग्रीमेंट साइन किया था, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम लोग पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं 1963, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी 1972, उसके बाद सॉल्ट 1 साइन किया था, सॉल्ट 2 साइन किया था। तो ये सभी ट्रीटीज़ के माध्यम से दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया था, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको लिमिट करके रखा था, उसको एक बैलेंस बना के रखा था कि हम लोग इतना ही न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, इसके ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग नहीं रखेंगे, या फिर हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या फिर कोई भी आर्मामेंट्स हम लोग एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। देख लो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।